यूपी में विकास की सुनामी, 8 साल बेमिसाल, विधायक डॉक्टर MP आर्या का ऐलान। 8 साल पहले यूपी में अंधेरा था, सड़कों पर डर था, बेरोजगारी का कहर था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब हर गांव रोशन है, हर सड़क हाईवे बनी है, हर युवा के सपनों को पंख मिले हैं। नवाबगंज बरेली के विधायक डॉक्टर MP आर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया बड़ा दावा। यूपी में 8 साल बेमिसाल रहे, क्या सच में यूपी बदल चुका है? क्या जनता खुश है? जानेंगे पूरी सच्चाई इस वीडियो में। नवाबगंज बरेली के विधायक डॉक्टर MP आर्या ने सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए कहा, सड़कें सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि विकास की नई राहें बन चुकी हैं। हर गरीब के सिर पर छत है, अब कोई बेघर नहीं रहेगा, भूख से अब कोई नहीं तड़पेगा। सरकार दे रही है मुफ्त राशन, महिलाओं की सुरक्षा अब सिर्फ कागजों में नहीं सड़कों पर भी दिख रही है। युवाओं को लोन देकर सरकार बना रही है उन्हें बिजनेसमैन। स्टेडियम बन रहे हैं, अब खेल में भी यूपी का नाम चमकेगा। किसानों को रिकॉर्ड MSP, खेतों में हरियाली, जेब में खुशहाली। यूपी अब वही नहीं रहा जो पहले था। कभी जो राज्य अपराध और बेरोजगारी के लिए बदनाम था, अब वहाँ कानून का राज और रोजगार की बरसात हो रही है। पहले सड़कों पर अपराधियों का डर था, अब वहाँ कानून का सख्त पहरा है। पहले बिजली के लिए लोग तरसते थे, अब हर गांव में 24 घंटे रोशनी है। पहले गरीबों को हक के लिए तरसना पड़ता था, अब योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। यूपी बदल चुका है। सवाल ये है कि आप इस बदलाव से खुश हैं? आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है, कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको मिलती रहेगी ऐसी जबरदस्त खबरें। आप देख रहे हैं मलिक सिद्दीकी यूपी 25 चैनल। आइए सुनवाते हैं डॉक्टर MP आर्या नवाबगंज विधायक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बुलाया गया है। इसका विषय खासतौर से यह है कि 25 तारीख को सरकार के 8 साल पूरे हुए। तो भारतीय जनता पार्टी इन 8 साल को 8 साल बेमिसाल इस तरह से एक कार्यक्रम कर रही है जो 25, 26, 27 इन 3 दिनों में मनाया जा रहा है। आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन है और विषय है कि उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 8 साल से इस प्रदेश में है। 8 साल से पहले इस प्रदेश की स्थिति क्या थी और 8 साल के बाद आज स्थिति क्या है। 8 साल से पहले जिस प्रदेश को दंगा प्रदेश कहा जाता था, जिस प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया हुआ करता था, आज वो प्रदेश प्रगति के पथ पर चला है और ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, इस तरह से विकास के नए नए आयाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करते हुए प्रत्येक गरीब के पास तक सरकार की सारी योजनाएं पहुंचे, इस तरह से काम करते हुए और प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाना, अपनी विरासत को संजोते हुए विकास के काम करना, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का लक्ष्य रहा है। आप सब जानते हैं कि गरीब कल्याण की योजनाओं पर अगर हम बात करें तो एक गरीब आदमी के लिए 10-12 हजार रुपए का शौचालय बनवाना एक बड़ी बात होती थी। उसके लिए तो 10-12 हजार रुपए से मकान बन जाता। घर घर शौचालय बनवाना जिससे कि स्वच्छता भी और स्वच्छता से बीमारियों में कमी। बहुत छोटी बात लगती है देखने में, लेकिन बहुत बड़ा काम था। गरीब आदमी के लिए जिसके सिर पर छत नहीं है, छत देने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम हुए, बहुत सारे आवास बने। अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 53 लाख आवास बने हैं। माताओं बहनों की आंखें खराब ना हो चूल्हा फूंकते हुए तो उज्ज्वला गैस दे दी गई। श्रमिकों के लिए इतनी सारी सुविधाएं, चाहे वो
संगठित हो या असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र जैसे फैक्ट्री वगैरह है, इनको तो पहले भी सुविधाएं मिल जाती थी, लेकिन असंगठित मजदूर जैसे भट्टे का मजदूर, खेतों में काम करने वाला मजदूर, इसकी चिंता कभी किसी ने नहीं की। उत्तर प्रदेश की सरकार उसके एक्सीडेंट पर, उसकी मृत्यु पर, उसके घर में बच्ची के जन्म होने पर, बच्चे के जन्म होने पर सब जगह सहायता करती है, और इतनी संवेदनशील कि अभी अभी चर्चा चल रही थी, आज 27 तारीख है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को अटल आवासीय विद्यालय के उद्घाटन के लिए आना था, लेकिन टल गया। 15-20 दिन बाद आगे कार्यक्रम होगा। लेकिन एक इतना सुंदर कॉलेज, आवासीय विद्यालय, जिसमें एक पैसा खर्च नहीं होगा, रहने का, खाने का, पुस्तकों का, पढ़ाने का सारा खर्चा सरकार वहन करेगी, और ऐसा विद्यालय किसके लिए? मजदूरों के बच्चों के लिए। केवल मजदूरों के बच्चे पढ़ेंगे वहां। इतनी संवेदनशील सरकार सब क्षेत्रों में काम कर रही है। महिला सुरक्षा, महिलाओं के लिए स्पेशल बटालियन बनाई जा रही है, और प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण इस तरह का कि आज प्रदेश में कहीं कोई माफिया नहीं है। माफिया या तो बेल में है या जेल में है, और नहीं तो ऊपर है। सुरक्षा के वातावरण का ही परिणाम कि आज प्रदेश के अंदर इतना निवेश आ रहा है कि आज तक का रिकॉर्ड है कि उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे लगाने के लिए, चाहे देश के हों चाहे विदेश के, व्यापारियों ने कभी इतना पैसा नहीं लगाया। उद्योगपतियों ने, जब समिट हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में करने का बीड़ा उठाया था, जिनमें से लगभग 18 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट धरातल पर उतर चुके हैं, बाकी के प्रोसेस में। और जिस उत्तर प्रदेश के अंदर, आपको उदाहरण देता हूं कि नवाबगंज की ही सड़कें ऐसी थी कि अगर नवाबगंज से बहर जागीर जाना होता था तो 1.5 घंटे का टाइम लगता था, उसमें भी अपनी शक्ल बदल जाती थी। आज नवाबगंज की सड़कें आप देख लीजिए, सारी फर्राटेदार सड़कें हैं। केवड़िया जाना हो, पहले केवड़िया जाने के लिए आपको 1 घंटा लगता था, और आज एक रास्ते से नहीं, किसी भी रास्ते से चले जाइए, चाहे इधर से होकर के बरखन से आप चले जाइए, चाहे मेथी की तरफ से आ जाइए, चाहे उधर एरोला चौराहे की तरफ से आ जाइए, या खाई खेड़ा होते हुए मटकापुर की तरफ से आ जाइए, सर्राटे से आप केवड़िया पहुंचेंगे और टाइम लगेगा 15 और 20 मिनट। ये सड़कें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे, हाईवेज आज उदाहरण बन रहे हैं। गंगा एक्सप्रेस वे जब कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो पूरे देश के जितने एक्सप्रेस वेज हैं उनका 55% एक्सप्रेस वे अकेले उत्तर प्रदेश में होगा। और उद्योग धंधों के मामले में अगर हम बात करें, व्यवसाय के बारे में बात करें, तो कितनी संवेदनशील सरकार कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए बहुत सारे उद्योग धंधे विकसित कर रहे हैं, बहुत सारे कामों पर सब्सिडी दे रहे हैं, और उद्योग लगाने के लिए जो भी जमीन खरीद रहे हैं उस जमीन की रजिस्ट्री का पूरा खर्च सरकार वहन करती है। उद्योगपति को 0% देना है। और युवा युद्ध में जिनकी आयु 21 साल से लेकर 40 साल के बीच की है, जिनकी शिक्षा 8वीं से ऊपर की है, ऐसे लोग अपना रोजगार करें, अपना धंधा करें, अपना कोई काम करें, उसके लिए सरकार 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी गारंटी के, बिना किसी ब्याज के दे रही है। आदमी काम करने वाला चाहिए, और 4 साल का समय दे रही कि 4 साल में पैसा आपको वापस करना है। अगर समय से लोग पैसा वापस करें
तो 50,000 रुपए की छूट और मिलेगी, यानी 5 लाख में केवल 4.5 वापस करने हैं। और 5 वापस कर दिया तो अगली बार में आप 10 लाख लेने के हकदार हो जाते हैं। फिर 10 जमा कर दिया तो आप अगली बार 20 लाख लेने के हकदार हो जाते हैं। सरकार इतनी संवेदनशील उद्योगों के प्रति भी, और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर बहुत सारे मामलों में 1 नंबर पर है। आर्थिक मामलों में जब 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने संभाली थी, तब 11वें स्थान पर था प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश आर्थिक मामलों में। आज आर्थिक मामलों में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, और बिल्कुल निश्चित मानिए कि 2025 के अंत तक या 2026 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बनेगा और देश की पहली अर्थव्यवस्था भी बनेगा। उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी का लोग रोना रोते हैं, बेरोजगारी का स्तर आज केवल 3.21% पर है, जो पहले 6-7% से भी ऊपर हुआ करता था। बेरोजगारी बहुत तेजी से घटी है, गरीबी रेखा से लोग ऊपर आए हैं, किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। किसान सम्मान निधि के अलावा किसान अपने खेती के लिए जो बिजली यूज करेगा तो उसके ट्यूबवेल के लिए बिजली फ्री हो गई। सोलर पंप लगाए जा रहे हैं, वो सोलर पंप पर भारी सब्सिडी के साथ में शायद 66% ऐसी सब्सिडी है। लोगों को सुविधा देने के लिए बिजली से रूफटॉप सोलर लगाए जा रहे हैं, जिनके अंदर बहुत सारी सुविधाएं हैं। किसानों के उपज की बात करें तो पहले का मुझे आज भी याद है कि एक बार मैं क्युरिया गया था और धान खरीद केंद्र पर देखने गया। क्या है, ये बात होगी शायद 14-15 के आसपास की। एक धान खरीद केंद्र था, वहां बैनर तो लगा हुआ था, लेकिन वहां तराजू तक नहीं थी कुछ तोलने के लिए, और कोई वहां बैठा हुआ नहीं था उस केंद्र को चलाने के लिए। केवल दलालों के धान खरीदे जाते थे उस वक्त। आज उत्तर प्रदेश की सरकार है कि 100% ईमानदारी के साथ में धान खरीद होती है। गेहूं की खरीद भी हो रही है, उसकी सुविधाएं बढ़ाई गई है। 150 रुपए प्रति क्विंटल का भाव बढ़ाया गया है। इसके साथ ही पहले किसान को अपनी जमीन का वेरिफिकेशन कराने कि मेरे पास इतनी जमीन है और मतलब इतनी उपज है मेरी, वेरिफिकेशन कराने तहसील जाना पड़ता था। अब वो भी केवल ऑनलाइन कर दिया गया है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। खरीद केंद्र पर ही वही सारा काम निपट जाएगा, पेमेंट उसके खाते में जाता है, दलाल का कोई मतलब ही नहीं। तो प्रदेश सरकार सारे काम कर रही है। विद्यार्थियों के लिए अभी मैं टैबलेट बांट करके आ रहा हूं। पहले नकल से विद्यार्थी पास होते थे, आज नकल रहित परीक्षाएं होती, और इसीलिए विद्यार्थी कुछ अच्छा करने की स्थिति में आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी का युग है। दुनिया में वही देश अब ऊपर जाएगा जो टेक्नोलॉजी में स्मार्ट है। आज हम अमेरिका की बात करें, चाइना की बात करें, तो ये टेक्नोलॉजी में बहुत स्मार्ट है, इसलिए दुनिया में नंबर 1 और 2 पर है। लेकिन भारत भी बहुत तेजी के साथ ऊपर बढ़ रहा है। यहां तक कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले हम पहले देश बने। हमने आदित्य L1 सूर्य की कक्षा में स्थापित किया। और सबसे खास चीज, आप सब यूपीआई यूज करते हैं,
यूपीआई तो भारत की दुनिया में उदाहरण है, सबसे अच्छी यूपीआई भारत की है। यहां तक कि दुनिया में अभी भी कार्ड स्क्रैच करने के बाद पेमेंट होता है, और हिंदुस्तान में यूपीआई से आपने एक बार कोड स्कैन किया और मैं समझता हूं 10 सेकंड लगते होंगे, आपका पेमेंट हो जाता है, और वो भी इतना सुरक्षित कि कहीं लीकेज नहीं। दुनिया के लोग भारत की यूपीआई, अभी जब G20 की मीट हुई थी तो भारत की यूपीआई देख करके चकित थे। फ्रांस जैसा उन्नत देश, फ्रांस, मॉरिशस, श्रीलंका, ऐसे बहुत सारे देशों ने भारत से यूपीआई लिया है और भारत का यूपीआई देशों में काम कर रहा है। तो आज हमारा देश, हमारा प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में विरासत को समेटते हुए, यानी चाहे हमारी आस्था का केंद्र राम मंदिर हो, या काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, या विंध्यवासिनी देवी का मंदिर हो, या हम महाकुंभ की बात करें, इन सबको भी सजोते हुए, समेटते हुए हम विकास की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का आयोजन पूरी दुनिया के लिए एक अचंभा जैसा रहा। पूरी दुनिया से मैनेजमेंट के छात्र ये देखने आए थे कि कैसे इतने बड़े आयोजन को मैनेज किया जाता है। जहां 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में 66.5 करोड़ लोगों का मूवमेंट हुआ हो, मतलब 66.5 करोड़ लोग आए हो। औसत एक दिन में 1.5 करोड़ और अधिकतम एक दिन में 7.5 करोड़ लोग जहां आए हो और उसको बढ़िया ढंग से मैनेज किया गया हो, ये भी अपने में एक अनूठा। मैं खास तौर से बात करूंगा, हमारे विपक्षी कई बार कहते हैं कि साहब राम मंदिर पे जितना इतना सारा करोड़ों अरबों पैसा लगाया, इससे तो कहीं अस्पताल बना दे। हमारे विपक्षी कहते हैं कि साहब ये मंदिर बना रहे हैं, इससे अच्छा तो कहीं अस्पताल बना देते। हम उनसे पूछते हैं, तुमने तो ना मंदिर बनाया और ना अस्पताल बनाया। हम तो मंदिर भी बना रहे हैं, हम अस्पताल भी बना रहे हैं। हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक अस्पताल बना रहे हैं। और जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है, चाहे प्रयागराज में रहा हो, चाहे राम मंदिर पर रहा हो अयोध्या में, चाहे काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का रहा हो, चाहे विंध्यवासिनी मंदिर का रहा हो, आप जरा इस टूरिज्म से देखिए कि मतलब उत्तर प्रदेश की जीडीपी में कितना बड़ा इजाफा हुआ इससे। अकेले महाकुंभ में जहां 7,500 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए, उत्तर प्रदेश की जीडीपी में 3.5 लाख करोड़ का इजाफा हुआ। इतनी आमदनी हुई। कितने लोगों को रोजगार मिला? नाव चलाने वाले को, रिक्शे वाले को, ठेली वाले को, होटल चलाने वाले को, बस चलाने वाले को, टैक्सी चलाने वाले को, हवाई जहाज वालों को, रोड बनाने वालों को, सबको रोजगार मिला। फूल बेचने वालों को, दातुन बेचने वालों को, किराना बेचने वाले को, सबको रोजगार मिला। और 3.5 लाख करोड़ की जीडीपी का इजाफा इस महाकुंभ से उत्तर प्रदेश को हुआ। तो हम अपनी विरासत भी संजो रहे हैं और विकास के भी काम कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की सरकार। और इसीलिए हमने कहा 8 साल बेमिसाल। आप लोग को कुछ पूछना हो? तो सर विधायक जी, मेरा एक सवाल है जी। ये जो अटल आवासीय विद्यालय बना है, इसमें सिर्फ श्रमिकों के बच्चे, मतलब जैसे कि ईंट भट्टा मजदूर जो पंजीकरण है उन्हीं के बच्चे जाएंगे, और जैसे कोई पंजीकरण नहीं करवा पाया है, गरीब है, आए दिन मजदूरी करता है, जैसे कि पलेज भी खोदता है, तो उसके लिए क्या सुविधा है? भैया देखिए, बहुत दिनों से श्रमिक कार्ड भी बनाए जा रहे हैं और सभी से कहा गया है कि इन श्रमिक कार्डों से आपको काफी लाभ मिलने वाला है, आपको सुरक्षा भी मिलने वाली है। जो लोग भी रेस्टोरेंट है श्रमिक, उसमें वो अपनी समस्या को लेकर, अगर जैसे मान लीजिए कोई काम लेने वाला है और श्रमिक को परेशान करता है, तो वो अपनी शिकायत जाकर के श्रम विभाग में कर सकता है। तो इसलिए सबसे कहा गया है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। ये बात जरूर है कि जो रेस्टोरेंट मजदूर है उन्हीं के बच्चों को वहां पर पढ़ने को मिलेगा।
विधायक जी 8 साल बेमिसाल आपने कहा, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को नकार दिया, समाजवादी आगे निकल गई, क्या वजह है? देखिए, सरकार देश के अंदर फिर भाजपा की बनी। सुन लीजिए, लोगों ने षड्यंत्र बहुत किए, बहुत सारे षड्यंत्र चलते हैं, चुनाव के मामले अलग होते हैं, लेकिन बावजूद इसके हमने इतनी सारी सीटें जीती और उसके बाद में जब लोगों को झूठ पता लगा और वो झूठ का खुलासा हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश की 10 में से 8 सीटें हमें जीती। नवाबगंज की बात करें, नवाबगंज का आप विधायक हैं, नवाबगंज में आज भी लोग रोडों में खड़े रहते हैं, घंटों रोडवेज की समस्या है, खेल के लिए बच्चों की कहीं जरूरत नहीं जहाँ खेल। देखिए, मिनी स्टेडियम अधकाटा के अंदर बन रहा है, मतलब बना हुआ है, उसको विकसित करने का काम चल रहा है। एक जल्द ही मिनी स्टेडियम भटपुरा ब्लॉक के अंदर भी बनने वाला है। रोडवेज का भी जगह का प्रस्ताव चला गया है, लेकिन अभी आरएम और ARM उसकी सर्वे करने आ रहे हैं। अगर उन्हें जगह पसंद आई तो मैं समझता हूँ कि शायद उसकी घोषणा मानने काली ग्राउंड पर विधायक जी, काली ग्राउंड की हालत खराब है, तब तक ये स्टेडियम बनकर कब बनेंगे, कितना लगेगा? अब बच्चे जो वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या होगा? देखिए, कॉलेज ग्राउंड JPN कॉलेज का ग्राउंड है, वो सरकारी ग्राउंड नहीं है। उसकी देखभाल की व्यवस्था, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी JPN कॉलेज की है, उसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं है। सर, आपने सड़कों की बात की, सड़कें अपने विधानसभा के लिए कई हैं तो सही है, लेकिन कई ऐसे भी जो अभी भी खराब अवस्था में, जो खराब है उनकी रिपेयर का काम चल रहा है। दूसरा ये है कि एक बड़ा रोड यहाँ निकल करके जा रहा है, हाईवे, जिसके निर्माण के लिए आजकल डंपर चल रहे हैं, उनके चलने से कई रोडें खराब हो रही हैं। जैसे ही ये काम पूरा होगा वो भी ठीक की जाएगी। सर, एक सवाल मेरा और भी है। सरकार हमेशा ये कहती है कि राशन जो है पूरा देना, लेकिन देखा जाता है कि राशन में लगातार बिकौली की जा रही है, ये भी बड़ा मुद्दा है। देखिए, लीकेज को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और लीकेज अब मिनिमम है। कम से कम वो स्थिति तो नहीं है कि 2014 से पहले, बल्कि मैं कहूँगा 2017 से पहले स्थिति ये थी कि साल में 1 महीने बढ़ता था, 11 महीने का गोल हो जाता था। आज कोई भी आदमी गोल नहीं कर सकता। ये हो सकता है कि कहीं पर कोई बेईमानी कर रहा हो थोड़ी बहुत, लेकिन अगर मेरा अंगूठा नहीं लगेगा तो मेरे परिवार का राशन कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन अंगूठा लगने के बावजूद फिर कैसे कंट्रोल की आपकी अंगूठा लगने के बावजूद, क्योंकि उसमें स्थिति करती है, उसमें पूरा राशन चढ़ाया जाता है, फिर वो जो ग्राहक है कार्यकाल उस तक राशन कम हो। ये हमें जानकारी नहीं, शिकायत मिलेगी तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन हमने जो व्यवस्था की है वो व्यवस्था ये है कि 5, जैसे मान लीजिए 5 किलो है, जब 5 किलो तराजू पर पूरा रखा हुआ है तभी अंगूठा मशीन लेगी, तभी एक्सेप्ट करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। ठीक है? तो अटल विद्यालय जो है नवाबगंज के लिए बड़ी सौगात है, इससे हटकर आपके द्वारा जब आप विधायक बने तो आपने कुछ ऐसा नवाबगंज के लिए किया है, बताना चाहेंगे जनता को? कुछ अलग से कुछ लाने की तैयारी है नवाबगंज में आपके द्वारा? देखिए, चल रही है, बात चल रही है, वो बाद में डिस्क्लोज करूंगा कुछ चीजें, लेकिन नवाबगंज में बहुत सारा कुछ ऐसा हुआ है। आप उदाहरण के लिए देख लें कि कभी बहुत सारे गांव में घुसते थे, कीचड़ से निजात नहीं मिलती थी। आज नवाबगंज के किसी भी गांव में चले जाइए, हर गांव, बहुत सारे गांव में बड़े बड़े सीसी पड़े हैं, कहीं आपकी चप्पल गीली नहीं होने वाली। नवाबगंज से ही शुरुआत की थी। आप नवाबगंज का देख लीजिए, अम्बेडकर पार्क से लेकर के और मिश्रा जी की धर्मशाला तक, इधर बजोरिया रोड पर ये रोड हमने सबसे पहले बनवाने का काम किया। दूसरा बना है आपके याकूबपुर तक, गौर नगला की तरफ कम रह गया थोड़ा, वो भी पड़ने वाला है, वो पास हो गया है। इधर याकूबपुर वाला पास हो गया, सड़कें सब जगह हो रही है। लाईखेड़ा का पुल पास हो गया है, नहीं, हाँ, लाईखेड़ा का पुल बन गया, अभी थोड़ा सा उसके साइड रोड बन रहे हैं। आपका संगठन विद्यालय डिग्री कॉलेज प्रारंभ हो गया भटपुरा के अंदर। भटपुरा के अंदर जो कस्तूरबा कॉलेज था वो इंटर कॉलेज में अपग्रेड हो गया। 3 माननीय किशन सिंह जी ने 3 इंटर कॉलेज पास कराए थे, MSDP के तहत बने हुए थे, लेकिन चल नहीं रहे थे। सेथल, हाबिसगंज और बरौर का, और तीनों को चालू कराया गया है। एक
भगवत शरण जी ने MSDP के तहत बनवाया था, जो अधूरा काम रह गया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सेथल में। 7-8 साल से बिल्डिंग अधूरी बनी खड़ी है और जिसकी खिड़कियां और दरवाजे लोग नोच के ले जा रहे हैं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है GTI, उसके लिए भी 5.25 करोड़ रुपए में स्वीकृत करा के लाया हूं और शीघ्र ही उसका संचालन होने वाला है। किसानों के लिए बड़ी बात कही आपने, किसानों के लिए सम्मान निधि, लेकिन हमारे नवाबी विधानसभा के किसान को करोड़ों रुपया 50 करोड़ के आसपास रुपया वो अनुदान देंगे, उसके लिए क्या प्रयास किए? उसके लिए बराबर बात चल रही है और उस बार शुगर मिल की RC जारी करा दी गई, मतलब RC स्वीकृत हो गई है, अभी जारी नहीं हुई है। अगर पेमेंट वो नहीं करेंगे तो बिल कुर्क की जाएगी। सर, अभी आपने लोन के बारे में बात की थी, जैसे कि रोजगार युवाओं को मतलब लोन लेकर करना चाहिए। इसमें मैं ये एक बात पूछना चाहूँगा साहब कि बैंक मैनेजर जो हैं लोगों के चप्पलें तोड़वा देते हैं और जब तक ब्रोकर उसमें परसेंटेज ना ले ले, अब 4 लाख के लोन में गरीब आदमी 50,000 या 1 लाख की रिश्वत दे देगा तो उस पर बचेगा क्या? और अगर वो दे नहीं रहा तो उसकी चप्पलें टूट जाती हैं। और अगर यदि बैंक मैनेजर या फील्ड ऑफिसर उसे इतनी प्रक्रिया बता देता है जो बेचारा टूट के बिखर जाता है, और यदि अगर ऐसे भी उसका लोन पास नहीं किया जा रहा है तो उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो ईमानदारी से काम करने वाला है उसको बैंक बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करते हैं। मैं आपको बड़ा एक कड़वा सच बता रहा हूं सर, जिसने जिंदगी में कभी लोन लिया नहीं, पहली बार आवेदन कर रहा है। आवेदन ऑनलाइन हो रहे हैं, सारी चीजें ऑनलाइन फीड हो रही हैं, आपको कहीं भागदौड़ करने की जरूरत ही नहीं है। आप जैसे मान लीजिए, मैं कह रहा हूं आप CSC स्थापित कर रहे हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, उसके लिए कंप्यूटर खरीदेंगे, प्रिंटर खरीदेंगे या इस तरह की चीजें खरीद रहे हैं, आप उसके कोटेशन ला करके लगाइए। पैसा उस आदमी के हाथ में नहीं जाएगा जो व्यवसाय करने वाला है। वो जिस काम को करने वाला है, जहां से परचेज करेगा उसके खाते में सीधे पैसा जाएगा, सीधे खाते में उसके पैसा जाएगा। जो ईमानदारी से काम करने वाले हैं उसको दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी को विशेष दिक्कत है, जो ईमानदारी से काम करने वाला है उसकी बात कर रहा हूं मैं। भैया जो लोन लेकर के और ललो की शादी करने वालों हो बाकी ना। जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव में कुछ गाँव के लोग थे हमारे विधानसभा के, उन्होंने बहिष्कार किया था लोकसभा चुनाव में कि विकास कार्य नहीं हुए, पुल की जरूरत थी, सड़कों की जरूरत थी, उन लोगों के बारे में अब तक आपने क्या प्रयास किया है? देखिए, ऐसा है, खासतौर से जरपा मोहनपुर की बात करता हूं। जरपा मोहनपुर का रोड नहीं बना था, इसलिए उन लोगों ने बहिष्कार किया, लेकिन स्वीकृति हमारे पास उस समय ही थी 1,25,13,000। इतना पैसा अभी तक विभाग के पास रखा हुआ है वहां की सड़क बनाने की। लेकिन चूंकि सड़क की जमीन दोहा में कट गई थी, सहमति लेनी थी किसानों से, और यहां तक कि किसान की जितनी जमीन जाने वाली थी उसके बदले में हम ग्राम समाज की जमीन उन्हें दिलवा रहे थे। इसके बाद भी किसानों ने बहुत दिक्कत की है। नौबत यह है कि पैसा शायद इस बार वापस हो जाए। किसानों ने अब आकर के सहमति दी है, लेकिन कुछ दिक्कतें आ रही हैं। अगर सहमति बन गई 3-4 दिन के अंदर, लिख करके दे दिए हैं, बहुत सारे किसानों ने लिख करके दे दिया है, सहमति बन गई है, उन्हें बदले में हम ग्राम समाज की जमीन दिलवाएंगे, तो रोड बन जाएगा इसी समय। पैसा हमारे पास है स्वीकृत, और अन्यथा की स्थिति में नहीं बने। पुल की जहां तक बात है, तो पुल बीसरपुर क्षेत्र में आता है, जिसकी चर्चा चल रही है, जिसकी वजह से लोगों ने बहिष्कार किया। उन्हें बहिष्कार करना उचित नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयासरत हैं। चूंकि दोहा नदी का बड़ा पुल है और पास में ही बना है गोधरानपुर में, जो कि बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, तो कितने समय तक स्वीकृत होगा ये कुछ गारंटी नहीं। प्रयास जारी है।